बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे और आपसे दीन के काम ले। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है यूनिट नंबर 4 कायद-ए-आज़म और इसकी ट्रांसलेशन को करेंगे। और इसकी जो वर्ड्स मीनिंग है वो आपको ऐसे स्लाइड की फॉर्म में शो होंगे ताकि आप आसानी से उनको लिख सकें। और रिटन वर्ड में मैं इसको इस वजह से नहीं लिखती हैंड राइटिंग में, बिकॉज वो कुछ स्टूडेंट को या तो राइटिंग की समझ नहीं फिर आपको आती है या वो ब्लर होती है, इस वजह से ऐसे स्लाइड में आपको मीनिंग शो होते जाएंगे। चलिए अब अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। Muhammad Ali Jinnah was born on 25 December 1876 in Karachi। मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए एंड वाज नोन और जाने जाते थे एज़ कायद-ए-आज़म, और वो कायद-ए-आज़म के नाम से जाने जाते हैं। बिकॉज ऑफ हिज फार साइडेडनेस दूर अंदेशी एंड लीडरशिप और कायदाना क्वालिटीज़ खसूसियात, और वो यानी कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अब दूरअंदेशी और कायदाना खसूसियात की वजह से जाने जाते थे। दूरअंदेशी का मतलब है कि वो इंसान जो मुस्तकबिल के बारे में जान ले, यानी कि मुस्तकबिल में होने वाले वाक़यात के बारे में उसको पता चल जाए, जिसे हम कहते हैं कि छठी हिस्स, वो है फार साइटेडनेस। एंड लीडरशिप का मतलब है कि कायदाना, यानी कि लीडर जो कि लीड करता है, वो रहनुमाई करता है, उनको सिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके टीचर हैं, आप क्लास में होते हैं, अब वो आपको गाइड करती हैं, वो आपको बताती हैं, वो आपकी रहनुमाई करती हैं, तो वो होती है लीडर। इस तरह से हर एक टीम में हर एक का एक लीडर होता है। जैसे अब हम अगर कहें कि हमारी जैसे टीम है, क्रिकेट टीम है, तो उनका लीडर उनका कैप्टन होता है, ठीक है। इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनका एक लीडर, तो हर एक का लीडर होता है। तो इससे ये है लीडर, और लीडर इसे कहते हैं कायदाना, यानी कि उनकी खसूसियात थी। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए और वो कायद-ए-आज़म के नाम से जाने जाते हैं अपनी दूरअंदेशी और कायदाना सलाहियत या खसूसियत की वजह से। हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी वाज फुल ऑफ स्ट्रगल, मुशक्क़त से भरपूर है, सेक्रीफाइस कुर्बानियों से, एंड अनटायरिंग एफर्ट्स और बेहद कोशिशों से, फॉर गेटिंग अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन के हसूल के लिए, फॉर मुस्लिम्स, मुसलमानों के लिए। उनकी ज़िंदगी मुशक्क़त, कुर्बानियों और बेहद कोशिशों से भरी पड़ी है मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल के लिए। इन द अर्ली डेज़, इब्तदाई दिनों में, ऑफिस पॉलिटिक्स, अपनी सियासत के, ही वाज अ प्रोपोनेंट, वो हामी थे, ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के। अपनी ज़िंदगी के अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे, यानी कि उस वक्त वो ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान जो है वो मिलके इकट्ठे होके रहें। ही आल्सो प्लेड, उन्होंने अदा किया एन इम्पोर्टेंट रोल, अहम किरदार, इन द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ माहदे में, साइंड, जो कि साइन हुआ था, ये जिस पे दस्तखत हुए थे, बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन 1960, मुसलमान और कांग्रेस के दरमियान 1916 में। उन्होंने 1916 में कांग्रेस और मुसलमानों के दरमियान लखनऊ माहदे में अहम किरदार अदा किया था। मुआहदा होता है जो रिटन फॉर्म में हो, लिखा हुआ, जैसे पेपर्स की फॉर्म में होता है, और उसके ऊपर कोई भी शराइत, ज़वाबित या कुछ भी लिखा होता है, और उसके ऊपर जब साइन किए जाते हैं कि हम इससे एग्री करते हैं, तो ये होता है मुआहदा। तो ये लखनऊ में हुआ था, इसलिए इसको कहा गया लखनऊ मुआहदा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है व्यूज़, ख्यालात अबाउट हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। अब यहाँ पे कि कायद-ए-आज़म के जो हिंदू और मुसलमानों के बारे में अब क्या ख्यालात थे। पहले पैराग्राफ में हमने ये पढ़ा कि कायद-ए-आज़म अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में ये चाहते थे कि हिंदू मुसलमान मिल के रहे, लेकिन अब उनके क्या ख्यालात थे, तसव्वुरात थे उनके बारे में। कायद-ए-आज़म वाज वेल अवेयर, कायद-ए-आज़म बखूबी आगाह थे, ऑफ द कॉन्सेप्ट, इस तसव्वुर से, बिहाइंड, जो कि पीछे था, द टू नेशन थेरी, दो कौमी नज़रिया, एंड दैट हिंदूज़, और वो ये था मुस्लिम्स वर टू सेपरेट नेशंस, के हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नज़रिया के इस तसव्वुर के पीछे से बखूबी आगाह थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा कौमें हैं। ही वॉज अवेयर, वो आगाह थे, दे कुड नॉट पॉसिबली लिव टुगेदर, वो इस बात से आगाह थे कि वो इकट्ठा मुमकिन तौर पर नहीं रह सकते। यहाँ पे जो दे का वर्ड यूँ है, दे कहा गया हिंदू और मुसलमानों को। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो ये जानते थे, इस बात से वो आगाह थे कि वो, यानी कि कौन, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मिलकर नहीं रह सकते। अब यहाँ पे देखिए जो हमने स्टार्टिंग में वर्ड पढ़ा था फार साइटेडनेस, यानी कि दूर अंदेशी, तो किस तरह से वो यहाँ पे लिंक कर रहा है कि कायद-ए-आज़म की देखिए बातें आ रही हैं कि वो उस वक्त जानते थे कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे मिलकर नहीं रह सकते, इस वजह से उन्हें उनकी फार साइटेडनेस कहा गया। और अगर हम उस चीज़ को अभी अपने करंट सिनेरियो पे अप्लाई करें कश्मीर के ऊपर, तो हम ये बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह से जो हिंदू है वो मुजालिम उनका शिकार बन रहे हैं, जो कश्मीरी का शिकार बन रहे हैं। तो ये कायद-ए-आज़म की ऐसे बात सच हुई है कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के साथ मिलकर नहीं रह सकते। अच्छा, नेक्स्ट है जिन्ना डिस्क्राइब देम, तो जिन्ना ने उनको बयान किया एज टू सेपरेट एंटिटीज़, दो अलग अलग वजूद के बिना पर कायद-ए-आज़म ने उनको बयान किया, यानी कि ये दो अलहदा अलहदा कौमें हैं, दो अलहदा अलहदा वजूद हैं।
कायद-ए-आज़म सेड, कायद-ए-आज़म ने कहा, इट इज़ अ ड्रीम, कि ये एक ख्वाब है, दैट हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स कैन एवर इवॉल्व, के मुसलमान और जो हिंदू है वो कभी तरक्की कर सकते हैं एज अ कॉमन नेशनलिटी, एक जो है मुश्तरका कौम की बिना पर, कि ये ख्वाब है कि मुसलमान और हिंदू कभी एक कौम के तरह तरक्की कर सकेंगे। एंड दिस कंसेप्शन, और ये जो गलत फहमी ऑफ वन इंडियन नेशन, इंडिया की जो एक कौम है उसकी, हैज़ गॉन फार बियॉन्ड द लिमिट्स, उसको जो है वो एक हदूद से आगे ले गई हैं। एंड इज़ द कोज, और यही वजह है, ऑफ ऑल आवर ट्रबल्स, हमारी तमाम मसाइल, हमारे तमाम जो परेशानियां हैं उसकी यही वजह है। तो ठीक है, कायद-ए-आज़म ने क्या कहा था कि ये जो एक ख्वाब है, ये हिंदुओं का जो ख्वाब है, या जिसका भी ख्वाब है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक कौम की तरह तरक्की कर सकते हैं, तो ये जो गलत फहमी है वो इंडिया, वो जो एक जो रियासत है, जो एक कौम है इंडिया की, उसको हदूद से बहुत आगे अब ले गई है, और यही वजह है जो हमारी तमाम परेशानियों की वजह है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है कि कॉमन नेशनलिटी, अब यहाँ पे देखिए कॉमन नेशनलिटी एक कौम की तरह, जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग एक कौम है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है कुछ भी, तो हम पूरी कौम उस एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो जाती है। तो इसी तरीके के साथ कायद-ए-आज़म ने यही कहा था कि ये एक गलत फहमी है कि जो कभी भी मुसलमान और इंडिया जो है, मुसलमान या हिंदू जो है वो एक कौम की तरह कभी भी तरक्की कर सकते हैं, एक मिल के काम कर सकते हैं। और आप ये हर एक इसका जो भी पॉइंट आता है वो अपने माइंड में आप कश्मीर को रखें, और वहाँ पे जो उनके साथ हो रहा है, और हिंदुओं में जो भी मतलब उनके साथ वो एक चीज़ कर रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ है आप उसको कभी माइंड में रखेंगे, इन चीज़ों को साथ साथ आप टैली करेंगे, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। इट विल लीड, तो ये ले जाएगा इंडिया टू डिस्ट्रक्शन, तो ये इंडिया को तबाही की तरफ ले जाएगा। क्या इंडिया को तबाही की तरफ ले जाएगा? यही जो इनकी सोच है, ठीक है। इफ़ वी फेल टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, अगर हम नाकाम हो गए मसाइल को हल करने में, तो ये इंडिया को, हिंदुओं को या इंडिया को जो है तबाही की तरफ ले जाएगा, अगर हम मसाइल को हल करने में नाकाम हो गए। अब कौन से मसाइल थे? यही वाले मसाइल थे कि जो इकट्ठे नहीं रह सकते और अलहदा वतन लेना है, और अगर लेने में नाकाम हो गए तो इंडिया जो है वो तबाही की तरफ चला जाएगा। हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बिलोंग, तो हिंदू और जो मुसलमान हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं टू डिफरेंट रिलीजियस फ़िलोसफीज़, दो मुख्तलिफ मजहबी फ़लसफ़ों से, सोशल कस्टम, समाजी रवायात से, एंड ट्रेडिशन और रवायात से। हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ मजहबी फ़लसफ़े, समाजी रवायात और रवायात से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए रिलीजियस फ़िलोसफी, फ़लसफ़ा, कि हिंदुओं का जो है वो एक अलहदा मज़हब है, मुसलमानों का एक अलहदा मज़हब है। अब आप एक सिर्फ हम इसमें से एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं, जैसे अब गाय के देखिए कि हम लोग गाय को जो है अपने कुर्बानी करने के लिए, वो जानवर है, हम उसको जो है वो यूज़ करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड जो इंडिया है वो उसको अपनी माँ, गौ माता, और वो मतलब इस तरह के वर्ड्स, मतलब कि वो उसको ये समझते हैं। तो ये इम्पॉसिबल है कि अगर इवन अभी भी आप देखें वहाँ पे कि अगर कुर्बानी करना वहाँ पे जायज़ नहीं है गाय की, क्योंकि वहाँ पे अगर कोई भी इस तरह का स्टेप करता है तो उसको बहुत सारे जो है वो सीवियर किस्म के नताइज का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरीके के साथ कायदे ने यही कहा था कि ये इनके मुख्तलिफ मज़हब है, फिर हमारी और उनकी रवायात में भी बहुत ज़्यादा जो फ़र्क आ जाता है कि कहाँ हम मसलन कि हर, अगर आप चीज़ को देखें कि अगर चाहे कोई इंसान की जब डेथ हो जाती है तो उसको लेके जिस तरह सारा प्रोसेस है वो उनका हमारा मुख्तलिफ है, शादी देख लो, तो ये हर रवायात जो है हमारे और उनकी मुख्तलिफ है। दे कैन नॉट इंटरमैरी, तो ये जो है वो आपस में ये अंदरूनी शादी नहीं कर सकते, एंड दे बिलोंग टू डिफरेंट सिविलाइजेशन, क्योंकि ये मुख्तलिफ तहजीब तमद्दन जो है वो उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, विच आर बेस्ड, जो कि बुनियाद है मेनली बुनियादी तौर पर ऑन कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, मुतज़ाद अफकार के पर, एंड कंसेप्शन और तसव्वुरात पर। पहले मैं आपको टर्म्स क्लियर कर दूँ, फिर मैं ट्रांसलेशन बताती हूँ। देखिए, पहले कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़, इसमें जो हमने, अब हम उर्दू में जाते हैं तो हम इसका वर्ड मुतज़ाद अफकार ही मिलता है, मगर तो इसका मतलब ये है कि जब हम एक इंसान की राय है, जो उसका फ़ैसला कह लीजिए, उसका एक किसी बारे में नज़रिया या राय है, तो हम उसके साथ जब एग्री नहीं होते तो तब ये कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ आते हैं, तब ये मुतज़ाद अफ़कार आते हैं। इसे कहते हैं मुतज़ाद, यानी कि अफ़कार की किसी अफ़कार से मिसाल है आइडिया, तसव्वुर है जो, ठीक है ना, किसी का आइडिया है। अब कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे एक मिसाल के तौर पर लड़ाई है, तो लड़ाई कब होती है? जब हम किसी के साथ एग्री नहीं होते। तो यहाँ पे लड़ाई नहीं, यहाँ पे कि जब हम किसी की जो सोच है उससे एग्री नहीं, उससे मुत्तफ़िक नहीं होते, तो वो हमारा होता है कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़। और ठीक है, तो ये उन्होंने कायदे में कहा कि ये दो मुख्तलिफ जो है तहजीब तमद्दन से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वजह से ना तो ये आपस में शादी कर सकती है, और क्योंकि ये विच आर बेस्ड मेनली ऑन, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये मुतज़ाद अफ़कार पर मुबनी है और तसव्वुरात पर मुबनी है। अब एफ़र्ट्स इन पाकिस्तान मूवमेंट, अभी एफ़र्ट्स जो है कोशिशें, मूवमेंट तहरीक के जो कायद-ए-आज़म की कोशिशें थी पाकिस्तानी मूवमेंट उसकी बनाने में, उनकी जो भी कोशिशें रही हैं, अब वो है इट वाज़ ड्यू वजह, इट वाज़ ड्यू
ठीक है, टू द इंटायरिंग एफर्ट्स, बेहद कोशिशों, ये कायद-ए-आज़म की बेहद कोशिशों की वजह से था, दैट द कांग्रेस एग्रीड के जो एग्रीड राज़ी हो गई टू अ सेपरेट इलेक्टोरेट, अलहदा इंतखाबात के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा इन 1916 में, आफ्टर द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ के माहदे के बाद। ये कायद-ए-आज़म की बेहद कोशिशों की वजह से था कि कांग्रेस जो थी वो अलहदा इंतखाबात के लिए पहली मरतबा 1916 में लखनऊ माहदे के बाद राज़ी हो गई। वैन द नेहरू रिपोर्ट, जब नेहरू रिपोर्ट स्पॉइल्ड, ख़राब कर दिए, ऑल एफर्ट्स, तमाम कोशिशें, ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू और मुस्लिम इत्तेहाद की, द नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड, तो जो नेहरू की रिपोर्ट थी वो रिजेक्टेड, मुस्तरद हो गई, बाय ऑल शेड्स ऑफ मुस्लिम ओपिनियन, के तमाम मुसलमान के रंग के शेड्स, रंग और ओपिनियन राय। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी उसके अंदर जो तमाम जिनके पॉइंट्स थे वो मुसलमानों के कहीं भी कोई भी हक में नहीं आ रहा था, कोई भी मुसलमानों की साइड पॉइंट नहीं ले रहा था, सारे उनके ख़िलाफ़ थे। तो इस वजह से तो जो नेहरू की रिपोर्ट के तमाम जो वो उन्होंने रंग कहे हैं, वो पॉइंट्स जो थे वो मुसलमानों की जो राय थी उसके तमाम रंगों ने मुस्तरद कर दिया था। ठीक है, कि तो नेहरू की रिपोर्ट को मुसलमानों की तमाम राय के जो रंग थे उन्होंने उसे मुस्तरद कर दिया। द फेमस, ये मशहूर 14 पॉइंट्स, 14 नकात ऑफ कायद-ए-आज़म के वर इंट्रोड्यूस, मुतारफ़ कराए गए, इन रिएक्शन, रद्द अमल में, टू द नेहरूज़ रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के, कायद-ए-आज़म के मशहूर 14 नकात नेहरू रिपोर्ट के रद्द अमल में मुतारफ़ करवाए गए कि जब नेहरू रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो फिर कायद-ए-आज़म ने भी अपने जो थे नकात वो दिए। दीज 14 पॉइंट्स, तो ये जो 14 नकात थे प्रेजेंटेड, पेश किए गए, बाय जनाह की तरफ से, रिफ्लेक्टेड, जो कि अक्कासी करते थे, द डिमांड्स, ठीक है, मुतालबात की, एस्पिरेशंस, ख्वाहिशात जो थी मुसलमानों की या जो उनकी उम्मीदें थी, एंड सेंटिमेंट्स, और उनके जो जज्बात थे, ऑफ ऑल मुस्लिम्स, तमाम मुसलमानों के। तो जो ये 14 निकात थे जो कायद-ए-आज़म की तरफ से पेश किए गए वो मुसलमानों के जज्बात, मुतालबात, ख्वाहिशात और उनके मुतालबात की अक्कासी करते थे, यानी कि उनके मुतालबात को बयान करते थे। ठीक है, द कांग्रेस डिड नॉट गिव, ये जो कांग्रेस जमात का नाम यूज़ हो रहा है यहाँ पे कांग्रेस हो रही जो हिंदुओं की थी। द कांग्रेस डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस, तो जो कांग्रेस थी उसने अहमियत नहीं दी, टू दीज पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को, एंड बिकेम डिटर्मिन्ड, और पुरअज़म हो गई, टू अपोज देम, उनके मुखालफत में। तो कांग्रेस ने इन नकात को अहमियत नहीं दी और इसके मुखालफ जो थी वो पुरअज़म हो गई। द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी, वर हेल्ड, मुनक्कद हुई, इन लंदन में, फ्रॉम 1930 to 32। जो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस थी वो लंदन में 1930 से 1932 के दरमियान मुनक्कद की गई। जनाब प्लेड का मतलब है अदा करना, वाइटल रोल, अहम करदार, इन द फेडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी, वफाकी ढांचा कमेटी में। तो जनाब ने जो वफाकी ढांचा कमेटी थी इसमें अहम करदार अदा किया। अच्छा, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये इतनी मुश्किल टर्म की जो आ गई मैं आपको आसान लफ्ज़ में इसको बयान कर देती हूँ। अगर तो हम इसका उर्दू वाली साइड पे जाएंगे तो इसका जो मीनिंग होगा वो यही होगा, वफाकी ढांचा कमेटी। लेकिन इसका जो बेसिकली कंसेप्ट है वो ये है कि जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में मुनक्किद की गई थी वो इस वजह से की गई थी कि जो पावर है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कि जो ताकत है अब ये कैसे किस किस को देनी है। इसका मतलब ये था कि इंडिया के अंदर जो मेन इंडिया तो नहीं, हम उस वक्त तो बरसगीर हम कहेंगे, ठीक है, कि जो मेन जो बरसगीर था उसके अंदर पूरी ओवरऑल कितनी पावर होगी वो, और उसके अलावा जो सारे जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी कंट्री ले रहे, हमारे पाकिस्तान है, इसके अंदर जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल होता है वो एक पीएम का होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, कि वो सारे जो ऑर्डर्स वगैरह देते हैं। उसके बाद हम अगर थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, फिर जो प्रोविंसेस हैं, इनके जो सारे सूबे होते हैं, तो हर सूबे का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है ना, हर सूबे का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वो उस सूबे को हैंडल करता है, तो वो उसकी पावर थोड़ी सी उसके पास होती है। तो इस तरह से ये वहाँ पे ये जो फेडरल ढांचा, वफाकी ढांचा कमेटी थी, इसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि किस किस को कितनी जो है ना पावर किसके हिस्से में जाएगी। तो ये इसका बेसिकली ये वहाँ पर ये वाले मज़ाकरात हुए थे उसके अंदर। जिना डिवोटेड, तो जो जिना ने मखसूस कर दिया हिमसेल्फ, खुद को, टू ऑर्गेनाइज, तंजीम करने में, द मुसलमानों को, ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पर। जिना ने खुद को जो था मखसूस कर दिया या खुद को वक्फ कर दिया था मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने पर। इस लाइन का मतलब ये है कि उस वक़्त के जो मुसलमान थे वो बिल्कुल ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, उनको बिल्कुल इस तरह बिल्कुल इस बात का जो था वो एक होश भी नहीं था कि हमें अपनी आज़ादी के लिए, अपने अलहदा वतन के लिए जो है वो लड़ना चाहिए, जदोजहद करनी चाहिए। तो इस तरह वो उनकी सोचें थी नहीं। तो कायद-ए-आज़म ने इस जो लाइन का मतलब है उस लाइन का मतलब ये है कि कायद-ए-आज़म ने उन सब जो तमाम मुसलमान लोगों थे उनको लोगों को बेदार किया और उनको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आए
है कि आपको अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है, आपको अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठानी है, अपने हक़ के लिए लड़ना है। तो कायद-ए-आज़म ने यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये है कि इस तरह उनको प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लेकर आए। ही एम्बार्क्ड, उन्होंने आगाज़ किया अपॉन कंट्री वाइड टूअर्स, पूरे मुल्क के दौरों का फिर उन्होंने आगाज़ किया। ही कन्विंस द मुस्लिम्स, ठीक है, उन्होंने मुसलमानों को कायल किया टू रिजॉल्व कि वो हल करें देयर डिफरेंसेस, अपने जो हैं इख्तलाफात हैं उनको, एंड क्रिएट और बनाए अ कॉमन बॉन्ड, एक मुश्तरका जो है वो रिश्ता बनाए विद द मुस्लिम लीग के साथ। उन्होंने मुसलमानों को कायल किया कि वो अपने इख्तलाफात को हल करें और मुस्लिम लीग के साथ मुश्तरका रिश्ता कायम करें। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये एक चीज़ आई है कि क्या कौन से इख्तलाफात थे, वो देखिए ये थे कि जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुसलमान हैं, क्योंकि अगर तो उनके कोई भी आपस में इख्तलाफात है या उनके मुस्लिम लीग के साथ कोई भी इख्तलाफात है तो उसको वो रिजॉल्व कर ले, उसको वो हल करे और मुस्लिम लीग के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाए। क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी ये उन्हीं की जो पार्टी थी वो मुसलमानों के आज़ादी के लिए जो थी वो फ़ाइट कर रही थी। तो अगर मुसलमान लोग ही उनके साथ नहीं होंगे तो फिर तो कमज़ोर उन्होंने पड़ जाना था। इसलिए जब कहें उन्होंने यही उनका मतलब था कि पहले हम खुद को मजबूत करेंगे फिर हम जो है ना आगे का लाहे अमल तैयार करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि पहले खुद के आप जो है वो सारे सॉर्ट आउट करें। अच्छा, ही मेड अ सक्सेसफुल लीग मैनिफेस्टो, उन्होंने बनाया सक्सेसफुल कामयाब लीग मैनिफेस्टो, लीग का मंशूर फॉर द इलेक्शन स्केड्यूल, जो इलेक्शन होने थे उसकी जो भी मनसूबाबंदी थी उसके लिए, इन अर्ली 1937 1937 में उन्होंने एक कामयाब लीग का मंशूर 1937 के इलेक्शन की मनसूबाबंदी के लिए तैयार किया। जो 1937 में इलेक्शन होने थे उसके अंदर जो भी जैसे सियासी पार्टीज़ होती हैं उनके जो भी एक कह लें कि अपने अपने मनसूबाबंदी होती है कि किस तरह से हमने क्या क्या चीज़ें करनी है, तो उस हिसाब से कायद-ए-आज़म ने कामयाब अपना जो इलेक्शन के किस किस तरह से हमने क्या क्या चीज़ों पर अमल करना है, तो वो एक लीगी मंशूर था कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें उसको रेडी किया था। द मुस्लिम लीग वॉन, अब ये जो इलेक्शन हो रहे थे जिसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी उसका रिजल्ट आया इसके अंदर। द मुस्लिम लीग वॉन, तो जो मुस्लिम लीग थी वो जीत गई थी सम 108 आउट ऑफ 485 मुस्लिम सीट्स, तो वो 485 में से 108 सीटें जीत गए थे इन वेरियस लेजिस्लेचर्स, जो थे वो काफ़ी सारे कानूनी अदारों में। अच्छा, अब मुस्लिम लीग जो थी वो 485 सीटें थी और उसमें से 108 सीटें उन्होंने कहा कि वो कवानीन में जीत गए। अब यहाँ पे इसका मतलब ये था कि लेजिस्लेचर जो मुख्तलिफ़ तरह के कवानीन के अदारे थे यहाँ पे, और सबसे मेन बात उसमें ये हुई थी जो ब्रिटेन थे बरतानवी, वहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों के लिए जो अगर ठीक है अगर वो समझते हैं तो अपना रिप्रेजेंटेटिव लेके हैं जो रिप्रेजेंट उनको करे। तो यहाँ पर जब मुस्लिम लीग ने इतनी सारी मुस्लिम की जो सीटें थी वो जीत ली तो ये बात खुलकर सामने आ गई थी कि मुसलमानों की जो एक वाहिद पार्टी है जो उनको रिप्रेजेंट करेगी वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही होगी। तो ठीक है, तो इस लाइन की ट्रांसलेशन भी इसी तरह से हो गई। कहते मुस्लिम लीग ने 485 में से 108 सीटें बहुत से कवानीन के जो अदारे थे उनमें जीत ली। द इलेक्शन रिजल्ट, जो इंतखाबात के नताइज से प्रूव्ड, उन्होंने साबित किया दैट इट वाज द ओनली कि ये सिर्फ वाहिद ऑल इंडिया पार्टी फॉर मुस्लिम के, तो इन नताइज ने साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया के तमाम इंडिया में जो पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये वाहिद मुसलमानों की ही पार्टी है। द कांग्रेस, तो जो कांग्रेस अगेन ठीक है बिकेम द डोमिनेंट पार्टी, तो अब जो कांग्रेस थी वो डोमिनेंट के गालिब आ गई एंड मेड, और उसने बनाई अ गवर्नमेंट, एक हुकूमत इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस। तो जो कांग्रेस थी वो गालिब आ गई और उसने 11 में से 7 सूबों में अपनी हुकूमत बनाई। मतलब कि वो डोमिनेंट तो गालिब आगे का मतलब है कि वो पावरफुल हो गई थी उसको, लेकिन ज़्यादा जो थे वो सारे वोट्स वगैरह हुए थे। द कांग्रेस रूल, तो जो कांग्रेस की जो हुकूमत थी वाज ओनली सपोर्टिंग, वो सिर्फ हामी थी हिंदुओं की। तो जो कांग्रेस की पार्टी हुकूमत थी वो सिर्फ हिंदुओं को सपोर्ट करती थी। दे ट्रीटेड द मुस्लिम्स, लाइन मिस हो गई है, दे ट्रीटेड द मुस्लिम्स ब्रूटली, दे ट्रीटेड के वो मुसलमानों के साथ बुरा सलूक करते थे। ये तो ऑब्वियस था ठीक है कि हिंदू जो थे वो उनके साथ बुरा सलूक करते थे। एज अ रिज़ल्ट, तो इस नतीजे में ऑफ कायद-ए-आज़म सीजलेस एफर्ट्स, कायद-ए-आज़म की बेपनाह कोशिशों की वजह से द मुस्लिम अवेकेंड, के जो मुसलमान थे वो बेदार हुए, ये जागे फ्रॉम देयर अनरिफ्लेक्टिव, अपनी जो बेफिक्र उनकी एक सोच थी उससे वो लोग जागे स्टेट ऑफ इनर्शिया और बेहरकत हालत से, कि कायद-ए-आज़म की बेपनाह कोशिशों की वजह से जो मुसलमान थे वो अपनी बेजा और या बेहरकत और बेफिक्र वाली जो उनकी थी उससे वो जागे थे। यानी कि ये उसी से टैली है कि जो कायद-ए-आज़म ने अभी हमने पढ़ा कि मुसलमानों की इस तरह की एक सोच थी कि बिल्कुल भी अपने फ़ाइट के लिए अपने हक़ के लिए वो आवाज़ नहीं उठाते थे। तो जो इस तरह की उनकी एक स्टेट ऑफ इनर्शिया थी उससे फिर कायद-ए-आज़म ने उनको बेदार किया था। दे डिस्कवर्ड, उन्होंने दरियाफ्त किया दैट दे कुड लिव, कि वो रह सकते हैं एज अ सेपरेट नेशन, एक अलहदा जो है वो कौम के तौर पे, अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म की
क़यादत के तहत, तो उन्होंने ये दरियाफ़्त किया कि वो एक अलहदा कौम के तौर पर कायद आज़म की क़यादत में रह सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है डिमांड फॉर पाकिस्तान, के जो पाकिस्तान का एक अलहदा वतन लेना था उसका जो मुतालबा था। द डिमांड फॉर पाकिस्तान इन 1940 हैड अ ट्रीमेंडस इम्पैक्ट, गहरा असर ऑन द नेचर एंड कोर्स, फितरत और रविश ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जो इंडिया भारतीय हिंदुओं की जो सियासत थी। 1940 में पाकिस्तान के मुतालबे ने हिंदुओं की सियासत के ऊपर गहरा और बहुत ज़्यादा जो था असर डाला। ऑन द वन हैंड, एक तरफ इट शैटर्ड, इसने बखेर के रख दिया फॉर एवर, हमेशा के लिए, द हिंदूज़ ड्रीम, जो हिंदुओं का ख्वाब था, ऑफ अ हिंदू एम्पायर, के हिंदुओं की सल्तनत का, ऑन ब्रिटिश एग्जिस्ट, जो बरतानवी है कि जब वो चले जाएंगे, एग्जिट का मतलब है अखराज होना, निकल जाना, फ्रॉम इंडिया से। एक तरफ इसने हिंदुओं का जो ख्वाब था कि बरतानवी जो है उनके जाने के बाद हिंदुओं की सल्तनत कायम होगी, उसको इसने बखेर के रख दिया कि मुतालबा जो था उसने इस तरह से उनके ऊपर गहरा उनकी सियासत के ऊपर असर डाला कि उन्हें ये लगता था हिंदुओं को कि जब बरतानवी जो है गोरे यहाँ से चले जाएंगे तो फिर यहाँ पे सिर्फ मुसलमान होंगे और हम लोग होंगे और हम मुसलमानों के ऊपर अब हम हुकूमत करेंगे। तो जब मुसलमानों ने भी अपना एक अलहदा वतन का कहा कि हमें तो अलहदा वतन लेना, तो इस तरह से जो उनका ख्वाब था कि हम इनके ऊपर हुकूमत करेंगे वो बिखर गया, वो हमेशा के लिए। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, इट स्टार्टेड, आगाज़ हुआ, एन एरा, दौर का, ऑफ इस्लामिक रेनाइसेंस, इस्लामी नोहियात का, एंड क्रिएटिविटी और तख्लीत का। अच्छा, दूसरी तरफ इस्लामी जो है वो नोहियात और तख्लीती दौरे का आगाज़ हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो रेनाइसेंस का वर्ड है, रेनाइसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, यानी कि किसी चीज़ का फिर दोबारा से होना। अब देखें, इस्लाम तो था ना, लेकिन जैसे कि अभी हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि जब वहाँ पे मज़हब के अंदर ही जो एक गाय वाला एक चीज़ हम उसी को लें वो है। फिर उसके अलावा और अगर हम देखें कि हिंदू जो है वो जलाते हैं, हम उसको दफनाते हैं, और भी बहुत सारी जो थी मजहबी इस तरह की रसूमात थी, मजहबी इस तरह के अमूर थे कि जो मुसलमान खुलकर इंडिया के हिंदुओं के सामने वो नहीं कर सकते थे। तो इसी वजह से उनके काफ़ी सारे जिस तरह से दब के रह गए थे इस्लामी अमूर, वो अपनी इस्लाम के मुताबिक आज़ादाना ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे। तो जब ये सारी चीज़ें जो थी वो सेटल डाउन हो गई, उनका अपना एक अलहदा जब वतन मिला, तो फिर एक ऐसे दौर का आगाज़ हुआ था, यानी कि इस्लामी रिनाइसेंस के, इस्लाम एक हिसाब से दोबारा से फिर उनके लिए आया जिसमें वो अपने इस्लाम के मुताबिक दोबारा से ज़िंदगी को अपनी वैसे स्टार्ट कर सकते थे। तो यहाँ पे इस्लामी रिनाइसेंस जो टर्म है उसका मतलब यही आया है। द हिंदूज़ एंड द ब्रिटिश, तो जो हिंदू थे और बरतानवी थे, वर इक्वली हॉस्टाइल, वो बराबर जो थे वो दुश्मन थे, टू द डिमांड्स, मुतालबे की, ऑफ मुस्लिम्स, मुसलमानों के, फॉर अ सेपरेट होमलैंड, एक अलहदा वतन के। तो हिंदू और जो मुसलमान थे, हिंदू और जो बरतानवी थे वो बराबरी जो थे वो दुश्मन थे मुसलमानों के अलहदा वतन की डिमांड के लिए। इट वाज़ अ पर्सनैलिटी, कायद आज़म की ही शख्सियत थी। इट वाज़ अ पर्सनैलिटी ऑफ कायद आज़म, ठीक है, कायद आज़म की ही शख्सियत थी, विच गिव, जिसने दी, द मुस्लिम्स, मुसलमानों को, द ग्रेट होप, एक अजीम उम्मीद, दैट द क्रिएशन, के जो तश्कील है पाकिस्तान की, वाज इनविटेबल, वो नागुज़ीर है। तो ठीक है कि ये कायद आज़म की ही शख्सियत थी जिसने मुसलमानों को ये उम्मीद दी कि जो पाकिस्तान की तश्कील है वो नागुज़ीर है, यानी कि जो पाकिस्तान है ये हर हाल में बन के रहेगा और इसकी जो वो बहुत तश्कील जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, अभी यहाँ से जल्दी से अगर फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैंने साथ साथ सारी स्लाइड्स को शो कर दिया था, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई मीनिंग्स मिस हो गए हैं तो आपने उनको यहाँ से देख के लिख लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की वीडियो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको हर चीज़ को डिटेल में और अच्छे तरीके के साथ मैं बयान कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो आपने मेरे से पूछ लेनी है। तब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, भी अमानिल्लाह।